उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए और उनकी सत्ता की बागडोर ईरानी तुराटी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। ठीक है, किसके किसके पास आ गई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो उत्तर मुगल काल है मतलब वही जो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाता है तो उत्तर मुगल काल उसको बोलते हैं। तो उत्तर मुगल काल में क्या होता है, बादशाह जो होता है ये प्रतीकात्मक रह गया और फिर उनकी सत्ता की बागडोर जो है ईरानी तिरानी गुट और हिंदुस्तान मूल के अमीर सैयदों बंधुओं के पास आ गई। किसके किसके पास आ गई? तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर। तुरानी गुट कौन कौन गुट थे? तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल। हिंदुस्तानी मूल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सत्ता किसके हाथ में आ गई? तुरानी गुट के और हिंदुस्तानी मूल के जो अमीर थे, मतलब जो दरबार में रहते थे, जैसा आज मंत्री अंतरी समझ सकते हैं, तो उनके हाथ में आ गई। हालांकि जो इतिहास है बहुत दिलचस्प रहा है। इतिहास पढ़ने के बारे में जब इसके बारे में आप जानेंगे तो बहुत दिलचस्प रही है ये चीज़ें। फिर जो क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा, बहुत तेजी से होने लगा है और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, जिससे कई जो है स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए और आज हम इन्हीं स्वतंत्र राज्यों में जो है हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक, तो क्या हुआ कि जैसे ही मतलब शक्तिशाली था मुगल साम्राज्य, शुरुआत में जब बाबर आया तो बाबर ने तो अपना राज्य तो स्थापित किया, अपना जो है साम्राज्य तो स्थापित किया। बाद में जो है अकबर ने और कई सारे जो मतलब कह सकते हैं कि अपने शक्तिशाली साम्राज्य की जो है नींव डाली। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे लोगों के पास जब पैसा बहुत हो जाता है तो अय्यासबाज हो जाते हैं। ठीक है, पैसा हो जाएगा तो उनको कुछ मतलब है नहीं, पैसा है, धन दौलत है, बाप की पड़ी पढ़ाई संपत्ति है, तो 99% लोग क्या होता है वो अय्यासबाज हो जाते हैं। यही सब करेंगे, फालतू का लोफरगिरी करेंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, उसकी बोलेंगे इसकी माल है उसकी माल है। लेकिन जिसके पास भैया कुछ है नहीं, लड़ना है, जिसको मजबूती से खड़ा होना है, जिससे बाबर जब आया था, जब अफगान में जब उसका साम्राज्य बना था तो वो संतुष्ट नहीं हुआ, कहा इतने से छोटे में राज्य करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं मतलब मैं अपना वीर का पताका जो है अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। तो उसने क्या किया कि बढ़ गया, भारत की तरफ बढ़ा और वो अफगान छोड़ करके वो भारत की तरफ बढ़ा। अफगानिस्तान का उधर का था, ईरान अफगानिस्तान के पास के बॉर्डर में वो छोटे से रियासत का राजा था उसका पिताजी, उसका बाप तो जो है छोटे से रियासत का। तो बाबर ने कहा, संतुष्ट नहीं हुआ, कहा हम आक्रमण करेंगे। आया और आक्रमण किया और जो है इब्राहिम लोदी जो था जो है आया, फिर यहाँ पे अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया। लेकिन क्या हुआ कि जो है साम्राज्य तो स्थापित किया, अकबर ने बढ़िया चलाया, बहुत उसमें जो है शक्तिशाली राज्य हुए, बढ़िया अकबर हो गया और बहुत सारे इसमें नाम है, हुमायूं भी हो गया। ठीक है, ये अच्छे मतलब काफ़ी शक्तिशाली थे। साम्राज्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे थे। ठीक है ना, वैसे अच्छा तो भारत में कोई आक्रमण किया तो अच्छा थोड़ी ना होता है भाई। हम लोगों की जो है भारत में कोई आक्रमण कर दिया तो मतलब इसका मतलब कमज़ोर है। अब आज कोई आक्रमण करके दिखावे, घुस के मारेंगे उसके देश में जा करके, तो क्या हुआ, मैं अकेले मार दूंगा देश को जा करके। कोई भारत में आँख उठा के देखे, एक बार कह दे आँख उठा के, फिर ये सीना खोल के दिखा दूंगा कि मैं कितना एक हिंदुस्तानी में दम होता है। तो आया, फिर उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन जैसे जैसे पैसा होता गया, विलासिता की ओर बढ़ते गए ये लोग,
विलासिता से पूर्ण बढ़िया है, या ऐसी 10-100 रानियाँ रखना है, ये सब चीज़ें। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम जानते होंगे, उसको रंगीला के नाम से है, वो रंगीला मिजाज का था। तो अब भाई ऐसे प्रशासन थोड़ी ना चलता है। जो प्रशासन तो उच्च पद पे होता है वो उसको बहुत ही अनुशासन के नियमों का पालन करना पड़ता है। रोजा राजा होता है जैसे मोदी हो गए, वो कितना अनुशासन का नियम पालन करते हैं, मतलब व्रत रखते हैं, हर चीज़ भूखे रहते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं वो। तो वही तो राजा होगा। अब क्या वो छपरी राजा बनेंगे, छपरी सम्राट बनेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, त्याग करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि मतलब जब मोहम्मद शाह रंगीला जो था, बहुत सारे ऐसे लोग आए, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, औरंगजेब की जो है कठोर नीतियाँ थी, उसने जो है अपने ही धर्म को हावी होने दिया, अत्याचार करने लगा, हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा। तो भारत की जनता जो है तो हिंदू ही, अब हमारे ज़मीन में आकर के अत्याचार करोगे तो कहाँ से बर्दाश्त होगा। तो बस यही भावना जो है पनपी, असंतोष फैल गया जनता में। तो क्या हुआ कि भाई भारत जो है, भारत एक शक्तिशाली राज्य था। अकबर जो है बनाया, अकबर में, हुमायूं में, उस समय एक शक्तिशाली राज्य की जो है एक लगभग मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ, ये देख लो। ये इंडिया का है मैप है। तो शक्तिशाली राज्य था, लेकिन क्या हुआ कि जब भाई कोई आक्रमण इधर से हुआ था, पश्चिम से हुआ था। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसने भी जो है अय्याशबाज का किस्म था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता नीति थी। औरंगजेब की क्या थी? औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता नीति थी, धार्मिक कट्टरता नीति था। इसने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मुसलमान बनाना है। तो ऐसा होता है क्या हमारे देश में अगर कोई हिंदू को मुसलमान बना दो? ऐसा नहीं होता है। आके भाई रहो, ठीक है, शासन करो, अच्छी बात है। भाई उस समय कमज़ोर थे, राजपूत मजबूत थे, लेकिन एकता नहीं था। तो क्या हुआ कि आकर के कट्टरता फैलाते गए। लेकिन अब यही जो है बाकी अलग अलग जगह देखो, जब इसने अपना जो है, अब भाई दिल्ली में इनका शासन रहता था, दिल्ली आगरा ये सब करके, ये उत्तर भारत में इनका शासन रहता था अधिकतर, बाकी तो इनके जो प्रतिनिधि करते थे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जो छोटे छोटे राज्य थे भारत में, मतलब राज्य नहीं, मतलब प्रांत थे, कि भाई जैसे अब मतलब मान लो मोदी जी हैं, तो मोदी जी तो दिल्ली में बैठते हैं ना, लेकिन शासन कर ले तो मुख्यमंत्री शासन करेगा। छोटे छोटे स्टेट बनाएंगे, तो उस समय भी एक छोटे छोटे प्रांत बनाए गए थे, जैसे हैदराबाद प्रांत बनाया गया था, ठीक है ना। मराठा प्रांत था, मराठा में खैर तो मराठा तो बहुत शक्तिशाली थे, मतलब वो अपना राज्य फैलाए थे। मराठा हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है ना, और क्या नाम है, पंजाब हो गया, ठीक, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद मैसूर हो गया, ठीक, मैसूर हो गया, बहुत सारे ऐसे थे। तो भाई अब जो सूबेदार लोग, अब जो है मुखिया जब कमज़ोर हो जाएगा, इतिहास में बहुत चीज़ सिखाता है कि मतलब मुखिया को कभी कमज़ोर नहीं होना है। जो घर का आज के माहौल में, अगर जो घर का जो श्रेष्ठ इंसान है, जो घर का जिम्मेदार है, उसको अपने शक्तिशाली रहना है, चाहे वो पैसे के बल पे हो, चाहे शरीर के बल पे हो। अगर वो ताकतवर नहीं रहेगा तो घर टूट जाएगा, घर टूट जाएगा, लोग बिखर जाएंगे और अपनी मनमानी करेंगे और तहस नहस कर देंगे। इसलिए जो घर के जिम्मेदार हैं, जो घर के मुखिया हैं, और पुरुष का मतलब पुरुषत्व होता है, पावरफुल रहना चाहिए, पावरफुल रहना चाहिए, क्योंकि पावरफुल रहेंगे इस समाज में, इस मतलब युग में जो पावरफुल नहीं है, जो शक्तिशाली नहीं है, उसको जीने के लिए परेशान होना पड़ता है, वो अपनी सही से ज़िंदगी नहीं जी सकता है, या तो फिर वो सन्यासी हो जाए। भाई सन्यासी हो जाएगा, छोड़ देंगे, कौन जाएगा सन्यासियों को परेशान करने के? रुआ बस धारण कर लियो है, हमारा उसके पास कुछ है नहीं, परेशान कौन करेगा, ठीक है ना, परेशान कौन करेगा। तो मतलब यही हुआ कि इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है, इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। प्रशासन में इतिहास का बहुत योगदान है। मतलब इतिहास आप पढ़े रहेंगे तो प्रशासन कैसे करना है वो चीज़ सीख देता है, कैसे चलाना है, एक देश को कैसे चलाना है, एक राज्य को कैसे चलाना है, ये इतिहास हमें सिखाता है। और इतिहास के साथ साथ एक सब्जेक्ट होता है, विषय होता है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन में तो आपको ये बता देगा कि मतलब क्या चीज़ कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
तो मैं बात कर रहा था कि जब क्या हुआ, हैदराबाद के बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगा हैदराबाद के बारे में। अब ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे, मैं जिसको पंजाब हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, सारे मतलब अलग होते चले जाएंगे। अब कमजोर हो गया ना, औरंगजेब मर गया। अब औरंगजेब मर जाता है 1707 ईस्वी में, तो फिर क्या आता है, बहादुर शाह आता है। बहादुर शाह जो है गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह जो है प्रथम है, यह है बहादुर शाह प्रथम जो है गद्दी पर क्या होता है, बैठता है। तो बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठता है तो भाई ये रहता है कमजोर, ठीक है ना, ये कमजोर रहता है और हो भी गया रहता है ना। सब उसके जो मंत्री जो थे, तुरानी, ये बताया ना मैंने, तुरानी गुट के थे, और हिंदुस्तानी जो मूल के लोग, हिंदुस्तानी मूल के जो राज दरबारी थे, तो ये आपस में इनमें मतभेद रहता था कि हम बन जाए, इसको बना देंगे, इसको बना देंगे। जैसे प्रधानी चुनाव आ गया ना, अब देखना इसमें कितना मजा आएगा, ठीक है। मजा ऐसा आएगा कि तुम जिससे बात कर दोगे कहेंगे बस बस करो, वटवा उसी को देगा, ठीक है ना। अब प्रधानी में लोग दुश्मन हो जाते हैं, मतलब अच्छे बोलचाल बंद हो जाता है, फिर 2 महीना 4 महीने बाद फिर खुल जाता है, फिर एक दूसरे से जाएंगे बैठेंगे, लेकिन 2 महीना बोलेंगे नहीं, तू अन्ना वोट दियो, तू अन्ना वोट दिया। भाई यार राजनीति है, राजनीति में अपने संबंधों को क्यों खराब करना, वोट देना है जिसको दे दो, बात खत्म हो गया। अच्छे जनता अच्छे लोग को देगी, तो संबंध नहीं खराब करना है ना, मतलब आपस में बैर नहीं करना है भाई, जिसको जीतना है। अब देखिए क्या मतलब, हमारे प्रधान बनने से विकास होता है, कोई भी देश विकास होता है, लेकिन अपना विकास करने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आ रहा था हैदराबाद के बारे में, अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ ना। देखो क्या हुआ, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य आसफ जाही वंश का संस्थापक निजाम उल मुल्क, उसको चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है, निजाम उल मुल्क है, चिनकिलिच खां था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो हैदराबाद था, हैदराबाद जब भाई मर गया, औरंगजेब जब मर गया, तो जो हैदराबाद था, हैदराबाद जो राज्य का जो संस्थापक भी मर गया, तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया कि भाई तुम मर गए, तुम्हारी शक्ति है ही नहीं है, तो भाई मेरा अपना राज्य हो गया। जैसे बाप कमजोर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाता है, भाई आपस में बांट लेते हैं, भाई ये मेरा राज्य हो गया, ये मेरा राज्य हो गया, मेरा जमीन है मेरा जमीन, खत्म, परिवार टूट गया, खत्म हो गया। सेम ऐसा है कि हैदराबाद भी क्या कहा, इसका जो संस्थापक था भाई निजाम था, निजाम उल मुल्क था, निजाम उल मुल्क था। ये निजाम उल मुल्क को हम कहते हैं चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां के नाम से जानते हैं इसको। ये 1707 में इसने अपने आप को स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो हैदराबाद राज्य था, पहले तो मुगलों के अंतर्गत आता था, मुगल जो है इस पे राज करते थे, लेकिन जो है इसने अपने आप को क्या किया, कहा कि भाई मेरा हैदराबाद है, अब मैं यहाँ का जो है सूबेदार हूँ, सूबेदार था ये, लेकिन अब ये अपने आप को ये नवाब घोषित कर लिया। तो देखो क्या होता है कि निजामुल मुल्क बादशाह द्वारा, मुगल बादशाह द्वारा, ठीक है, निजामुल मुल्क जो था, निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। इसको नियुक्त कौन किया था, मैंने बताया था, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जानते हैं। तो ये दक्कन में मतलब इसको नियुक्त किया था, मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। तो जो मोहम्मद शाह ने जब नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था, निजाम उल मुल्क को, मुगल बादशाह जो था बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा नियुक्त किया गया था। 1720 से लेकर के 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। किसने की,
सुदृढ़ की। किसने की? निजामुल मुल्क ने। तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो 1700 में मर गया, लेकिन इसको जो भाई जो मोहम्मद शाह था, कौन था? मोहम्मद शाह बादशाह था। मोहम्मद शाह ने इसे सूबेदार नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? सूबेदार नियुक्त किया था। नियुक्त किया था। नियुक्त किया था। सूबेदार जब ये बना तो 1720 से लेकर के और 1722 तक या 24 तक इसने अपने आप को सुदृढ़ किया, अपने आप को मजबूत बना लिया। कौन बना लिया? बोलो। निजामुल मुल्क ने बना लिया। और फिर 1724 में उसने एकदम से स्वतंत्रता, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा स्वतंत्रता उसको मिल गई थी, थोड़ा थोड़ा करके, और मजबूत बनाया 1720-22 में। इस 2 सालों के अंदर जो है एकदम मजबूत बनाया। जब एकदम से मजबूत हो गया तो ये कहा 1724 ईस्वी में 1724 में इसने अपने आप को स्वतंत्र हैदराबाद राज्य, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य स्थापित कर लिया। नियुक्ति कौन किया था? ये किया था मोहम्मद शाह। इसको रंगीला के नाम से जानते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है। फिर क्या हुआ? निजामुल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की। निजामुल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से, मतलब भाई अभी तो केंद्र में था ही, दिल्ली पे कौन था? मुगल था। भले ही मतलब छीड़ हो गया था, लेकिन अभी मुगल था। उसने अपने आप को कभी जो है ये नहीं कहा कि मैं एकदम से स्वतंत्र हूं, लेकिन केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं कही, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। देखो इसकी बुद्धिमानी क्या था। इसने चिनकिलिच खां जो था, निजामुल मुल्क ने चिनकिलिच खां था, इसने ये कहा, मुगल से ये नहीं कहा कि हम स्वतंत्र हैं एकदम में से, अंदर ही अंदर स्वतंत्र था, अपनी मजबूती बना रहा था, खुले कभी नहीं, खुल करके कभी नहीं आया ये। ठीक है, इसकी ये खासियत थी। ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि निजामुल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता का खुलेआम घोषणा कभी नहीं किया, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया। जो निजामुल मुल्क था, देखो ये समझदार था, क्योंकि इसने जो है हिंदुओं के, औरंगजेब था, दुष्ट था, औरंगजेब की कट्टरता नीति अपनाई, हिंदुओं को दबाने के लिए किया, हिंदू को मुस्लिम बनाने के लिए किया, इसलिए वो ध्वस्त हो गया। लेकिन निजामुल मुल्क जो था, ये जो है समझदार था। इसने हिंदुओं को विरोध नहीं किया, इसने हिंदुओं का विरोध नहीं किया, कट्टरता नहीं अपनाया, और फिर क्या किया? इसने जो है उदार नीति अपनाई, हिंदुओं के प्रति क्या अपनाई? उदार नीति अपनाई, हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, उदारी नीति अपनाई। भैया दबंग IAS पीसीएस में आपका स्वागत है, और इस दबंग IAS पीसीएस को पढ़ करके और एक बढ़िया दबंग पीसीएस IAS बनना है, और देश का प्रशासन अपने हाथ में मजबूती से चलाना है, और भारत को अमेरिका से भी ताकतवर बनाना है। ठीक है ना। कैमरा थोड़ा साफ आ रहा है क्या? ठीक है। तो ठीक ये हुआ, इसने क्या किया? स्वतंत्र भाई बन गया, हिंदुओं के प्रति उसने उदार नीति बनाया, और पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निजामुल मुल्क ने किसको? पूरनचंद को, किसको? पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया, अपना दीवान नियुक्त किया। ये याद कर लेना प्रश्न।
पूरन चंद को अपना दीवान लिखते, हिंदू को देख लो, हिंदू को दीवान बना दिया, ठीक है। इसने परेशान नहीं किया बल्कि हिंदू को दीवान बना दिया, उच्च पद दे दिया, भैया मेरा ये दीवान है, ये देखेगा, पैसा मामला वाला यही देखा, दीवान मतलब पैसा वैसा देखना था, ठीक है ना। दीवान नियुक्त कर दिया, जैसे दीवान जी होते हैं थाना में, SHO होते हैं, उसके बाद दीवान जी होते हैं, तो मतलब बादशाह अपना हो गया और दीवान पूरन चंद को बना दिया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि 1724 में भैया, लाइट आवाज बहुत हो रहा है भैया, थोड़ा सा ठीक है। क्या हुआ, निजाम मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया। जागीरदारी प्रथा को दक्कन में किसने अपनाया? निजाम मुल्क ने अपनाया। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में पहले जागीरदारी प्रथा को अपनाया, राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। देखो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरन चंद वाला हो गया है। फिर निजामुल मुल्क ने जागीरदारी व्यवस्था को भी अपना लिया। कौन सी व्यवस्था को अपना लिया? जागीरदारी व्यवस्था को, जागीरदारी व्यवस्था को अपनाया निजामुल मुल्क ने ये। फिर क्या हुआ, इसने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। समाप्त तो नहीं होता है लेकिन प्रयास किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। दबंग IAS में आपका स्वागत है। तो प्रयास किया। फिर क्या हुआ, 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। मुबारिज खां को पराजित किया, देख लो अभी युद्ध कर लिया। मुबारिज खां को पराजित किया था सकूर खेड़ा के युद्ध में। किसके? सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को, ये मुगल सूबेदार था, ये कौन था? मुगल सूबेदार था। इसने इसको सकूर खेड़ा के युद्ध में इसको मुबारिज खां को पराजित कर दिया। और फिर क्या हो गया 1724 में, ठीक है ना। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। भैया जब देखा कि इसे नहीं हम कुछ निपट पाएंगे, निजामुल मुल्क शक्तिशाली हो गया, तो उसने क्या कहा कि जो है वायसराय समझ के अपने आप को नवाब बता दिया उसने, और आसफ जाह की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी? आसफ जाह की। किसकी? आसफ जाह की उपाधि मुगल बादशाह ने इसको दे दी। मुगल बादशाह ने इसको दे दी। ठीक। अभी तो इसके बाद हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि हैदराबाद को अंग्रेजों ने कैसे मिला लिया था। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात, मतलब मर भी गया ये, 1724 में अपने आप को स्थापित किया। 24 दूना 48, ऐसे याद कर लेना। 48 में ये मर गया, 1700 देखो मर गया, फिर क्या लेके गया साथ में। 1748 में निजामुल मुल्क ने मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की नीति का शिकार बना। हम बताए नहीं थे 1748 में निजामुल मुल्क मृत्यु के पश्चात भाई कमजोर हो गया, मुखिया मर गया, हैदराबाद में आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई कि हम बनेंगे। फिर क्या हुआ, कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी हावी हो गए, फ्रांसीसी हावी हो गए, और फिर इनके कूटनीति का शिकार हो गया।
ठीक, मर गया मुखिया, मर गया, सारे लोग आक्रमण कर लेते हैं, घर होता है, मुखिया मर गया, सब लोग आके तबाह कर देते हैं, चले जाते हैं। तो दबंग IAS में आपका स्वागत है। और कौन बनेगा? देश की प्रशासन की रीढ़ की हड्डी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।